हेलो एवरीवन, मैं मधु त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे पेपर मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ एनटीए नेट का, जो कि अभी रिसेंट में आपका 1 अक्टूबर को इसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया है, आने वाला है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। लेकिन इसकी जो संशोधित आंसर की है वो आयोग ने फाइनल जारी कर दी है। तो ऑथेंटिक आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे द्वारा 2012 से लेके 2021 तक के अभी तक के सारे अवेलेबल हैं। लेकिन ये नया भी वहां पर मैं इसको प्लेलिस्ट में आज शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है एनटीए नेट का पेपर अभी नहीं दिए थे, या कुछ लोगों का छूट गया है, या अभी जिनका एमए क्लियर हुआ है तो वो पहली बार देने जाएंगे। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि पेपर देने से पहले ही वो अपना नए पैटर्न पे किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारी महिलाएं हैं जो पेपर नहीं देती हैं, ठीक है, उनका भी इस पे अपना एक पकड़ बन जाएगा कि किस तरीके से पेपर आया हुआ है या किस तरीके से क्वेश्चन आए होते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, अभी जब आप देखिएगा इस पेपर में इतनी पुस्तकें पूछी गई हैं, इतनी सारी अवधारणाएं पूछी गई हैं कि मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं नेट के, अगर वो कोई अभ्यर्थी पूरा चैनल पे हमारे द्वारा जो किया गया है उसको अगर कोई सुना होगा तो आराम से 60 जो है प्लस क्वेश्चन उसके अपने आप ही सही हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी रहता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से हायर एजुकेशन पीजीटी हर एग्जामिनेशन में पेपर यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कभी पिछली बार तो बहुत लेट हो गया था पेपर सॉल्व कराने में, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, इसको समय से जो है अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि अपलोड करना ही है तो समय से हो जाएगा तो सभी का इसमें कल्याण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम भी होगा, जनवरी में सारे एग्जाम होंगे, तो इसको समय से ही अपलोड आज किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप छोड़ दीजिए तो फिर वो लेट होता ही रहता है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्री बी ग्लेजर और ए स्ट्रास 1967 द्वारा चिकित्सा समाजशास्त्र में नैदानिक शोध को समझने के प्रयास के दौरान विकसित किया गया था। तो नया क्वेश्चन है ये। देखिए कि सर्वप्रथम वो कौन से समाजशास्त्री थे, बी ग्लेजर और ए स्ट्रास, उनके द्वारा जो चिकित्सा का समाजशास्त्र यानी मेडिकल सोशियोलॉजी में नैदानिक शोध, ठीक है, को समझने के प्रयास के दौरान क्या विकसित किया गया, ठीक है। तो क्या विकसित किया गया, तो वहां पे फ्रेंड्स ये किया गया था बुनियादी सिद्धांत। कौन सा? उनके द्वारा ये बुनियादी सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे फटाफट, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 100 क्वेश्चन है। मान के चलिए कि 1 आवर का समय तो लगना ही लगना है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं इसको। आप लोग भी हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवार को ऐसे परिवारों का जो उन्हें वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं के बीच जो टिकाऊ संबंध है उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जजमानी संबंध कहते हैं, जो विलियम वाइजर द्वारा किया गया है। उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था? तो करीमपुर गांव का अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक है। तो चलिए जजमानी संबंध हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। चलिए अगला इसमें देखते हैं कि वे अंतर्गत एक मामले जो सामान्यतः एक से अधिक मामले और एक ही समय में आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। तो वो ये रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है आपका, कि जो सामान्यता क्या है, एक से बहुत अधिक और अधिक मामले को एक ही समय में आंकड़ों का संग्रहण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ शोध अभिकल्प, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश भी दिया गया है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। एक बुक पूछी गई है इसमें, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। तो ये बहुत बार बुक आई हुई है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इसको मैंने बताया था, रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है ये। किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किसी जैविक जीव को एक सामाजिक जीव के रूप में रूपांतरित किया जाता है? तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई जैव सामाजिक जो प्राणी है वो धीरे धीरे सामाजिक प्राणी के रूप में बनता है। तो बिल्कुल सामाजिकरण के द्वारा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सी फूको की कृतियों में एक महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल पद्धतिशास्त्र घटक है? तो ये जो है फूको की पुस्तकें पूछी जाती हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई थी। मैंने कहा भी था कि फूको हो गए, डेरिडा हो गए, गॉफमैन हो गए, इन सब लोगों की आप पुस्तकें थोड़ा सा गिडिंग्स वगैरह की, तो ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेट में जो है इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कालक्रम पूछ लेते हैं।
तो देखिए डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्डर ऑफ थिंग्स, ये सब पुस्तकें जो है फूको की हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि फूको की कृतियों में एक महत्वपूर्ण जो मेथोडोलॉजिकल पद्धति शास्त्र का घटक है वो किस पुस्तक में है। ठीक है, तो ये किसमें है फ्रेंड्स, ये द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में है। ठीक है, तो द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। तो इसमें इस हिसाब से केवल डी होगा। ठीक है, तो केवल सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन में है कि भेदभाव व्यवहार का एक तरीका होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और भेदभाव करने का अभिप्राय जो होता है किसी व्यक्ति या समूह को वह सुविधा या अवसर या सुख प्रदान करने से मना करता है जो किसी के अपने समूह के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व और उनकी मान्यताएं। ठीक है, तो पांडुरंग हेगड़े किससे रिलेटेड हैं, MC मेहता, मारी मुथु योगनाथन और अमृता देवी। ठीक है, तो ये भी लोग आए हुए हैं प्रीवियस में, पर्यावरण से संबंधित हैं ये लोग। तो ए का हो जाएगा थर्ड। जो पांडुरंग हेगड़े हैं वो किससे संबंधित हैं फ्रेंड्स, वो हैं एपिको आंदोलन से। ठीक है, और बी का हो जाएगा 1 MC मेहता, ये गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार से रिलेटेड है। और जो मारी मुथु योगनाथन है वो कौन है, सी का 4, यानी पर्यावरण इनको योद्धा कहा जाता है। और डी का सेकंड अमृता देवी, ये बिश्नोई आंदोलन से रिलेटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेलिनोव्स्की द्वारा वर्णित जो कुला रिंग की विशेषताएं हैं, तो यह अभी नेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि मेलिनोव्स्की द्वारा जो वर्णित जो कुला रिंग की विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो इसमें देखिए यह एक विनिमय चक्र होता है, तो बिल्कुल। उसके बाद में इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, तो नहीं है। इसे उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता है, तो बिल्कुल देखा जाता है। यह मनुष्यों की आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था। ठीक है, तो ये भी है। लेकिन इसमें कई द्वीपों को एक साथ नहीं जोड़ा गया, तो ये गलत है। तो यानी इसमें जो है ABCD हो जाएगा। तो मेलिनोव्स्की ने ट्रोबियांडा आइलैंडर्स का एक अध्ययन किया हुआ था द्वीप का, उन्होंने ट्रोबियांडा आइलैंडर्स नामक पुस्तक भी लिखी हुई है। तो उसमें वहां पे उन्होंने सब चीजें बताई हुई है ना, उरुगुबी जो है, उरुगुबू वगैरह है इसमें, और ये सुलावा है, मोवाली है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मेलिनोव्स्की ने बताया था अपने कुला रिंग में, आप लोगों को ध्यान होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ABCD। ठीक है, तो ABCD हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक पुस्तक दी गई है, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे। ठीक है, तो ये नई पुस्तक है फ्रेंड्स। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये AM शाह। ठीक है, तो AM शाह महोदय जी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कि इनमें से किसने संप्रदायवाद के 6 आयामों, संप्रदायवाद के 6 आयामों जिसमें आत्मसातकरणवादी, कल्याणकार्यवादी, पश्चिगमनवादी, प्रतिकारवादी, पृथकतावादी और विलग्रतावादी के बारे में सुझाव दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए किसने संप्रदायवाद के 6 आयाम, आत्मसातकरणवादी, कल्याणकार्यवादी, पश्चिगमनवादी, पश्चिगमनवादी, प्रतिकारवादी, पृथकतावादी और विलग्रतावादी के बारे में सुझाव दिया। तो ये किसने दिया है, TK उमन महोदय ने। ठीक है, TK उमन की पुस्तक का नाम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी पूछी जाती है। चलिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। अगला है फ्रेंड्स इसमें कि एक कथन दिया गया है कि समाजशास्त्री आमतौर पर पूर्ण और सापेक्ष निधनता के बीच भेद करते हैं। इसका कारण दिया गया है कि विकासशील देशों में जो है स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं जो प्रणालियां में पूर्ण निधनता दुर्लभ पाई जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बातें दोनों सही है। ठीक है, जो बातें हैं वो दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें सही है लेकिन रिलेटेड नहीं है ना एक दूसरे से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि सीमा रहित रोगों की व्यापकता बढ़ रही है। तो जो सीमा रहित रोग हैं उनकी व्यापकता क्या है, बढ़ रही है आए दिन। और इसका कारण क्या दिया गया कि जो वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और मानव प्रवास की दर में वृद्धि हुई। तो कोविड को ही देख लीजिए। ठीक है, कोविड भी तो ऐसे ही आया था। तो दोनों चीजें सही है ना, तो ए और आर क्या हो गया, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एक विचारक है और उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है।
तो जीएच मीड, गॉफमैन, फूको और गिडिंग्स। तो ए का मीड किससे रिलेटेड है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर गॉफमैन यानी कुल संस्थाएं, ठीक है, और सी का सेकंड शासनीयता यानी गवर्नमेंटलिटी, और गिडिंग्स का संरचनाकरण, ठीक है। तो संरचनाकरण के लिए जाने ही जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स, नामित मापनी के उदाहरण हैं। तो जो नामित मापनी के जो उदाहरण हैं वो कौन से हैं? तो इसमें धार्मिक संबंधन जो है, जन्म स्थान, और उसके बाद में आपका सी सामाजिक वर्ग, ठीक है। तो ए बी और सी इसमें हो जाएगा जो नामित मापनी के उदाहरण हैं। क्या हो जाएंगे इसमें? ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी, इसमें डी नहीं है, ए बी सी यानी लिंग हो गया, धार्मिक संबंधन और जन्म स्थान। तो ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें अगले प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पे एक सामान्य निवास स्थान सूची दी गई है और उसे हमें मैच करना है। तो इसमें सामान्य निवास स्थान के बाहर गिना गया एक व्यक्ति वो क्या कहलाएगा? पति पत्नी और बच्चों का जो प्रवासियों में यथा समय शामिल होना, युद्ध या हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति, और अपने सामान्य निवास स्थान के बजाय एक लघु काल के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह कार्य मांगना, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, ए का क्या हो जाएगा? वन, यानी सामान्य निवास स्थान के बाहर गिना गया जो एक व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? प्रवासी। और पति पत्नी और बच्चों का प्रवासियों में यथा समय शामिल होना, ये क्या कहलाता है? बी का फोर, यानी जो हो जाएगा ये सहचारी प्रवसन सहचारी प्रवसन प्रवजन इसको कहते हैं, ठीक है। तो बी का फोर हो जाएगा। युद्ध या हिंसा के कारण जो भी स्थापित व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? तो सी का सेकेंड, यानी बलात् प्रवसन जो है प्रवजन इसको कहा जाता है, ठीक है। और डी वाला है कि अपने सामान्य निवास स्थान के बजाय एक लघु काल के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह कार्य मांगना। तो डी का हो जाएगा थर्ड, यानी मौसमी प्रवसन प्रवजन, ठीक है। तो यानी मौसमी जो है सामान्य निवास स्थान के बजाय क्या है? एक लघु काल के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह कार्य मांगना, यानी जब जैसे मौसम अपना चेंज हुआ तो अपना घर आ गए, ठंडी गर्मी इस तरीके से, बारिश में जब फसल हो गई तो अपना चले आए, फिर अपना जो है जब ये फसल लग गई तो फिर अपने घर वापस आ गए। तो इस तरीके से इसको मौसमी प्रवसन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने राजनीतिक संस्थाओं में, ठीक है, तो राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र, तो चार प्रकार के देखा जाए तो राजनीतिक संस्थाओं में बांटा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बांटा गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोगों ने जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है लोगों से, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो ये हायर एजुकेशन में भी इस तरीके का क्वेश्चन 47 वाले में पूछा गया था कि लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उसे मानदंड, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानदंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? ठीक है, तो नहीं पे देखिए फोकस करना है कि जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। तो सामान्य क्षेत्र होता है, नातेदारी जो बंधन है मेन है, वहां पे एक भाषा समूह होता है, लेकिन भोजन संबंधी आते हैं ये कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, तो ये सब पुस्तकें वगैरह बहुत बार पूछी गई हैं, फिर वही सब आई हुई हैं, ठीक है। देखिए वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, तो ए का फोर हो जाएगा, वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, तो ये हो जाएगा ए का फोर यानी उल्रिक बेक। और जो है एंड ऑफ मिलेनियम, तो बी का हो जाएगा वन, ये हो जाएगा आपका कैस्टल्स, ठीक है। तो मैनुअल कैस्टल्स का हो जाएगा डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो सी का थर्ड हो जाएगा, यानी ए सेन। और इको फेमिनिज्म जो कही जाती है वंदना शिवा, ठीक है। तो वंदना शिवा हो जाएंगी इको फेमिनिज्म से रिलेटेड। तो ऑप्शन वन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम, मास मीडिया और संस्कृत उद्योग के प्रभावों की आलोचना की है? तो किसने की है? ये थियोडोर एडोर्नो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है इसमें कि यदि एक महिला जो दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये तो बहुत बार पूछा गया, पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आता है, देवर विवाह उसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
डोरोथी, ठीक है, डोरोथी स्मिथ जो है द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संस्थागत निजाति वर्णन है। ठीक है, तो संस्थागत निजाति वर्णन हो जाएगा। जो डोरोथी स्मिथ महोदय थे, उन्होंने कहा कि एक मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, तो ये क्या है, संस्थागत निजाति वर्णन। तो ऑप्शन जो है थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निशक्त जन अधिकार अधिनियम, ठीक है, तो निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो क्या है इसमें, 7 से 21 तक की संख्या में निशक्तताओं में वृद्धि, आरक्षण 3% से बढ़कर 4% हो गया, प्रत्येक जिले में निशक्त जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग उपरोक्त सभी ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सारी चीजें हैं। एक जो ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है, जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुप्रयोग की वकालत करती है। तो ये भी प्रीवियस ईयर नेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है इसमें कि निम्नांकित में से कौन सा ब्रिटिश पूर्व ग्रामीण शिल्प उद्योगों के विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं था? ठीक है, तो कौन सा ऐसा ब्रिटिश पूर्व ग्रामीण शिल्प उद्योग के विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं था? तो वो था भारत में धन आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत। ये नहीं था, रेलवे की शुरुआत थी, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास था, सड़क परिवहन प्रणाली का विकास था, लेकिन भारत में धन आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत ये नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रौद्योगिकी की जो तीव्रगामी समृद्धि है एवं सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असामंजस्य किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो प्रौद्योगिकी है उसकी जो तीव्रगामी समृद्धि है एवं सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच धीमे रूपांतरण के जो असामंजस्य है वो किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इस सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया सांस्कृतिक विलंबना का? आगबन, तो आगबन महोदय ने दिया हुआ है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच जो संबंध है, तो जो सामाजिक अभिकर्ता हैं उनको अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच जो संबंध है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सोशल नेटवर्क, यानी सामाजिक नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों से उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये किसने कहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। जो सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलन एवं विश्वासों से उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है योगेंद्र सिंह ने। किसने? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रखिएगा। योगेंद्र सिंह की पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय है, जो सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय है जो पुरुषों और पितृसत्ता के हितों को समायोजित करता है और इसमें महिलाओं का अनुपालन शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट? इसमें हो जाएगा आपका एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी। ठीक है, तो एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंग्लिश में भी है, आप देख लीजिएगा, एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी। तो ये नया क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का जो समुच्चय है जो पुरुषों और पितृसत्ता के हितों को समायोजित करता है, इसमें महिलाओं का जो अनुपालन शामिल है उसे क्या कहते हैं? एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। द लोनली क्राउड, बहुत बार ये पुस्तक आई हुई है, किसकी है? डेविड रिजमैन की। किसकी है? डेविड रिजमैन। तो ये पुस्तक बताया है मैंने प्रीवियस ईयर में भी, द लोनली क्राउड, इसके लेखक हैं डेविड रिजमैन महोदय। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया।
चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि जो पूर्वाग्रह है एक चीज है और इसमें भेदभाव कुछ और है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। पूर्वाग्रह है क्या है, एक चीज है और भेदभाव कुछ और होता है। पूर्वाग्रह क्या है, विश्वास का विषय है और जबकि विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन। ठीक है, तो एडेप्टेशन, मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन की अवधारणा किसने दी है, तो ये आर के मार्टन ने दी है। ये कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आर के मार्टन से संबंधित। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है, तो वो कौन सी जनजातियां हैं जिसमें मात्र सत्तात्मक जो है पारिवारिक संरचना पाई जाती है, तो गारो, खासी, जयंतियां हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए, गारो तो है ही, कोया, गारसिया, गोंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, गारो, गारो, खासी, जयंतियां, ये मेघालय की जनजातियां हैं, ये मातृवंशीय जनजातियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली जो चेंज ये पुस्तक आती है, ये किसकी है, विलियम जे गुडे की। ये भी प्रीवियस ईयर में आई हुई पुस्तक है, वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली चेंज। ठीक है, तो ये पुस्तक है विलियम जे गुडे महोदय की, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि प्रेक्षित गुणों के श्रेणीबद्ध बंटनों में मध्यवर्ती गुण को इस रूप में जाना जाता है, तो किसमें माना जाता है, जो प्रेक्षित गुणों को श्रेणीबद्ध बंटनों में मध्यवर्ती गुणों को इस रूप में जाना जाता है, तो ये न माध्य, बहुलक, मानक, विचलन, ये नहीं, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। न माध्य होगा, ना बहुलक होगा, ना मानक विचलन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे विचारक हैं और उनके सिद्धांत या मॉडल जो दिए गए हैं, ये भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार ये जो है आता है कि विकास के सिद्धांत से रिलेटेड, कि डब्ल्यू रोस्टो, पॉल बेरन, अमर्त्य सेन, इमैनुअल वालस्टीन महोदय। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकेंड, यानी डब्ल्यू रोस्टो। तो इन्होंने क्या दिया, ए का सेकेंड, यानी टेक ऑफ मॉडल। और पॉल बेरन ने क्या दिया फ्रेंड्स, बी का फोर, यानी निर्भरता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता का सिद्धांत, पॉल बेरन। और अमर्त्य सेन ने क्या दिया, सी का थर्ड, यानी जो है क्षमता उपागम, कैपेबिलिटीज अप्रोच। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज अप्रोच इन्होंने दिया अमर्त्य सेन महोदय ने। और इमैनुअल वालस्टीन जो इनका आता है विश्व प्रणाली सिद्धांत, तो वालस्टीन महोदय का विश्व प्रणाली सिद्धांत यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन फोर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एक सूची दी गई है और उसे मैच करना है। तो चिंतक हैं और अवधारणाएं हैं, अल्फ्रेड शुट्ज, इरविंग गॉफमैन, जुर्गेन हर्बरमास और पियरे बोर्दियू। तो जो अल्फ्रेड शुट्ज हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ए का थर्ड, यानी व्यंजन रेसिपी। ठीक है, व्यंजन यानी रेसिपी। और बी का हो जाएगा आपका वन, गॉफमैन जो है ये स्टिग्मा असाइलम्स की बातें करते हैं गॉफमैन। और हैबरमास किससे हैं, सी का फोर, यानी जो संप्रेषात्मक क्रिया है, कम्युनिकेटिव एक्शन जिसको कहते हैं। और पियरे बोर्दियू जो हैं ये डी का वन। ठीक है, पियरे बोर्दियू ये डी का सेकेंड, यानी क्षेत्र फील्ड। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो ये बहुत बार पुस्तक पूछी गई है, जीएस घुरिये महोदय जी की है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जीएस घुरिये इसके राइटर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की दिशा में प्रासंगिक और संबंधित है, तो कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की दिशा में प्रासंगिक और संबंधित है, तो ये बताना है। तो इसमें है ए, बी और डी, यानी राधा कृष्णन आयोग, मुरलीधर आयोग और कोठारी आयोग। ठीक है, तो ए, बी और डी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो पार्क और बर्गेस ये इकोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड हैं, डब्ल्यू.एच. ओडम रीजनल स्कूल से रिलेटेड हैं, और डेक्स्टर हडिंगटन
ये किससे रिलेटेड है? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन ह्यूमन सोसाइटी से, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि मैकाइवर, ये ह्यूमन जियोग्राफी यहाँ लिखा गया है, तो ये नहीं, इससे मैकाइवर इससे रिलेटेड नहीं, मैकाइवर ने सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। ये जो है ह्यूमन जियोग्राफी इन्होंने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिमाणात्मक शोध ऐसी शोध प्रविधि है जिसमें सामान्यतः क्या है? सर्वेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंध आंकड़ों के विश्लेषण में शामिल है। तो इस प्रकार से है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? यानी नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने, तो इसमें ए और ई हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ए वाला सही होगा और ई करेक्ट होगा, यानी सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक गणितीय विधि है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ई इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। अगला है फ्रेंड्स द जनरलाइज एक्सवेयर, ठीक है। तो द जनरलाइज एक्सवेयर प्रदान किया है, तो ये किसने किया है? द जनरलाइज एल्सवेयर हैज बीन गिवन बाई, तो ये किसने किया है? जिससे लगेगा ना जीएच मीड, क्योंकि जीएच मीड ने क्या दिया था? द जनरलाइज अदर, लेकिन यहाँ पे क्या है? द जनरलाइज एल्सवेयर, तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसने दिया है? जोशुआ मैरोविच, क्योंकि जीएस मीड, एलेक्स इंकल्स, टीवी बाटोमोर ये नहीं बात किए हैं, लेकिन जोशुआ मैरोविच नया नाम है और द जनरलाइज एक्सवेयर इन्होंने प्रदान किया है, ठीक है, इस टर्म्स को। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं ये लोग, नया दे दिए यहाँ पे, क्योंकि द जनरलाइज अदर सबको पता है, तो ये अपना जो है कहे कि थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका कारण दिया गया कि पारिस्थितिकी के प्रति हमारे क्रियाकलाप के लिए हमारी पसंद और क्रियाएं क्या हैं? उत्तरदायी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और माइकल फूको उत्तर संरचनात्मक के रूप में जानने वाले बौद्धिक आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। कारण में है, कथन में, दूसरा कथन है कि माइकल फूको का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए जो पहला वाला है ये गलत है, यानी कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और माइकल फूको उत्तर संरचनात्मक के रूप में जानने वाले बौद्धिक आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो ये कथन जो है क्या है? गलत है। लेकिन जो दूसरा कथन है वो क्या है? सही है। माइकल फूको का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से इसको। अगला प्रश्न है कि भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबंध पुरस्कार और दंड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? अभी कल मैंने जब एक क्विज करवाई थी अपनी 7 वाली, तो उसमें भी बताया था मैंने कि नेट वगैरह में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे था नास्तिक लिखा था ना, आपको याद होगा, कल वाले क्विज में था ये। तो क्या था? प्रतिबंध, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं सैंक्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमिका और दंड से संबंधित। ये भी नेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण भारत में कौन सी सामान्य भूमि स्वामित्व व्यवस्थाएं, जनरल लैंड टेन्योर सिस्टम प्रचलित थे? तो ये भी एनटीए नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये हमारे द्वारा करवाया भी गया पेपर, हमने जब करवाया तो मुझे ध्यान है ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं वहां पे। तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए क्या है, जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यानी मान के चलिए कि अगर प्रीवियस ईयर पूरा तैयार है आपका, तो 50-55 तुरंत ही क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बहुत कम समय लगता है। उसके बाद में अपना जो लोग अपना तैयारी वगैरह अच्छे से किए रहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह, वो अपना 70, 75, 80 तक बढ़ाते स्कोर चले जाते हैं फटाफट, ठीक है। लेकिन जब प्रीवियस ईयर पे ही नहीं पकड़ है, क्वेश्चन आया हुआ है, फिर भी आप उसको गलत कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वहां पे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग अब एग्जाम देने जाइएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां पे अब तक के सारे जो है पेपर अपलोड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में भी चीजें हैं, पुस्तकें वगैरह बहुत सारी हैं, लेकिन वहां पे वो जो है जो आंसर दिया रहता है वो कुछ चीजें उसमें गलत दे दी जाती हैं, तो वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, साझेदारी, रैयतवाड़ी, हवलदारी, महलवाड़ी, तो इसमें क्या होगा? साझेदारी, उसके बाद में जो है आपका रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ए जमींदारी, जमींदारी, उसके बाद में जो है सी
रैयतवाड़ी और ई महलवाड़ी। तो जो स्वतंत्रता से पहले भारतीय जो समाज था, ग्रामीण समाज, उसमें जो सामान्य भूमि स्वामित्व व्यवस्थाएं थी उसमें कौन थी? जमींदारी थी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो ए जो है ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी जो है ई हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है साझेदारी, हवलदारी, ये सब नहीं है उसमें। जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, 3 चीज आप याद कर लीजिएगा इसमें। तो ए, सी और ई, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। द सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर, तो द सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर, इसके लेखक कौन है? और एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो ये नई पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगल भी पूछी जा सकती हैं। द सोशियोलॉजिकल ऑफ डिजास्टर किसने लिखी है? तो ए का थर्ड यानी थॉमस ई ड्रॉबैक, थॉमस ई ड्रॉबैक महोदय ने लिखा द सोशियोलॉजिकल ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर ड्रॉबैक, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड। बी का एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, बी का हो जाएगा आपका 4 यानी जॉन हनिंगटन, जॉन हथरिगन महोदय ने लिखा है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हो जाएगा सी का 1 यानी जेफ्री डी सैक्स। ठीक है, तो जेफ्री डी सैक्स महोदय ने क्या लिखा? द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, डी का सेकेंड, ये राम आहूजा की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो सबको पता ही है। डी का हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित पैटर्न मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है? तो किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है इसमें कि आज जो है शहरी जीवन का सबसे बड़ा रूप क्या है? तो जो शहरी जीवन शैली है लोगों की, उसका सबसे बड़ा, तो ए सिटी, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स? मेगापोलिस, जो मेगालोपोलिस है, ये सबसे बड़ा रूप है शहर का, शहरी जीवन का। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित विचारधाराओं के स्कूलों को समाजशास्त्र के इतिहास में उल्लेख होने के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट ने शुरुआत किया था ना, तो प्रत्यक्षवाद सबसे पहले हो जाएगा। फिर डी आपका प्रकारवाद, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, ये सब लोग हो गए। फिर उसके बाद में आपका ई हो जाएगा संरचनात्मकवाद आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और फिर लास्ट में आ जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस प्रकार से जो है थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे इसमें? कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक उत्पादन, तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मी टू आंदोलन नारीवाद के किस लहर वेब का एक भाग है? तो जो मी टू आंदोलन अभी चला था बीच में, वो नारीवाद के किस लहर वेब का एक भाग है? तो इसमें बताना है डी यानी चतुर्थ लहर, फोर्थ स्टेज है इसमें, चतुर्थ लहर आपका आ जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे? मैक्स वेबर जी को। किसको? मैक्स वेबर को बुर्जुआ मार्क्स के रूप में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में और एक प्रश्न और बनता है कि भारत का वेबर किसे जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का वेबर? ये कहा जाता है आंद्रे बेत्ते जी को। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या है कि कभी इनको पूछ लिया गया और फिर कभी भारत का वेबर पूछ लिया जाएगा, तो आंद्रे बेत्ते जी को, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा। बुर्जुआ मार्क्स मैक्स वेबर और भारत का वेबर जो है ये आंद्रे बेत्ते। तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हरिजन और SC ST दलित महादलित, तो इसको मैच करना है। तो इसमें हरिजन यानी ए का हो जाएगा 4, ए का 4 जो है हरिजन यानी नैतिक एवं रीति नीति विषयक होते हैं, और बी का आपका हो जाएगा जो है 1 SC ST संवैधानिक एवं प्रशासनिक, और दलित सी का आपका हो जाएगा सेकंड यानी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, और महादलित क्या हो जाएगा? डी का थर्ड यानी राजनीतिक एवं प्रशासनिक। तो ये
जो है सूची दी गई है इसे बताना था। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो परिस्थिति जो है वो सामाजिक स्थिति होती है, किसी की भूमिका, ये व्यवहारगत अपेक्षाएं रखी जाती हैं। सामाजिकरण क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है जो जॉनसन कहते हैं। जॉनसन क्या कहते हैं कि सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है सीखने की, ठीक है, सीखने से है। तो ये सामाजिकरण हो गया। और मूल्य क्या है, विशिष्ट दिशा निर्देश, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है, जबकि वो तीनों करेक्ट है। चलिए ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है, तो क्या है, परिवार। वहाँ पे जो सबसे पहले है वो क्या है, परिवार। जनजातीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की इकाई है वो है परिवार। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत किसने दिया, तो पियरे बोर्दियू हैं आपके सिलेबस में एनटीएनएट के। तो और अब तो यूपीएचएससी में भी हैं और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत किसने दिया, पियरे बोर्दियू महोदय ने दिया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि संगत विश्लेषण ज्यामितीय प्रतिनिधित्व का पता लगाने के द्वारा पारगामी सारणीकृत डेटा आंकड़े का विश्लेषण की एक सांख्यिकी पद्धति है। और इस कथन सेकंड है कि पियरे बोर्दियू ने डिस्टिक्शन पुस्तक में संगत विश्लेषण की जानी मानी प्रयोज्यताओं को प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने एक डिस्टिक्शन नामक पुस्तक लिखा था, किसने, पियरे बोर्दियू जी की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये डिस्टिक्शन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, पियरे बोर्दियू, कभी कभी ये पुस्तक ही पूछ ली जाती है, नेट में पूछी भी गई है। तो ये किसकी है, तो इसमें जो है ये दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है, यानी ये पुस्तक इनकी है ही और ये भी बातें सही हैं। तो कथन 1 और 2 क्या है, दोनों सत्य है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथन यहाँ पे दिया गया कि एन.के. बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में मानव जात विज्ञान और भारत विद्या को क्या किया है, एक साथ लाने पर बल दिया। तो एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा ये जो है भारत विद्या को क्या किए हैं, एक साथ लाने में बल दिए हैं, ठीक है। और इस क्या कि इसमें जो दूसरा कारण इसका दिया गया कि इन दो उपागमों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना को पुनर्संरचित करना संभव है, ठीक है। तो पुनर्संरचित करना क्या है, संभव है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो ए है वो सही है, यानी एन.के. बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में मानव जात विज्ञान और भारत विद्या को एक साथ लाने पर बल दिया। लेकिन जो इसका कारण दिया गया कि इन दो उपागमों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना को पुनर्संरचित करना संभव है, तो ये सही नहीं है, यानी आर सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परंतु आर सही नहीं। तो इस प्रकार से थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर ले जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्त्री सर्वहाराकरण, ठीक है, यानी स्त्री सर्वहाराकरण, यानी फीमेल प्रोलेटराइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन है, ठीक है। स्त्री सर्वहाराकरण जो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं ना सर्वहाराकरण की बात, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर ले जाता है उसे स्त्री सर्वहाराकरण कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नया प्रश्न बना हुआ है। अगला है इसमें कि हैबिट्स की अवधारणा किससे संबंधित है, तो हैबिट्स की अवधारणा भी पियरे बोर्दियू ने दी थी। और इसमें क्या है कि व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति की व्यवहारिक और व्यक्ति की आर्थिक, तो ये व्यक्तियों की व्यवहारिक प्रवृत्ति से संबंधित है हैबिट्स की अवधारणा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ग की जो है मुख्य विशेषताएं हैं, तो वर्ग की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें हो जाएगा वर्ग की, यानी वर्ग में क्या होता है, व्यक्तिवाद होता है, उसके बाद में आर्थिक और व्यवसायिक उसके जो मूल्य होते हैं, और ई क्या है, परंपरावाद। तो जो वर्ग है उसमें आपका बी सी और ई हो जाएगा, तो बी सी ई। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जाति प्रथा की संरचनागत विशेषताएं हैं, तो जात प्रथा थी उसकी संरचनागत विशेषताएं कौन सी हैं, तो इसमें जीएस घुरिये ने भी बताया हुआ है जात प्रथा से संबंधित जातियों के बारे में, उनकी विशेषताएं क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए बी, यानी इसमें जो है क्या पाया जाता है, खंडात्मक विभाजन, जिसकी जीएस घुरिये ने भी बताया हुआ है, पदानुक्रम होता ही है, और उसके बाद में जो है प्रदूषण और पवित्रता, यानी वही शुचिता और प्रदूषण की बात जो ल्यूडिमा भी बताते हैं ना। तो इसमें क्या है, बी हो जाएगा आपका, उसके बाद में सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। संस्कृतिकरण
के अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित हैं। तो जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी किसने? एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने। तो जो है संस्कृतिकरण के अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित हैं, तो किसमें है? इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट। इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट में क्या है? संस्कृतिकरण के अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित है। तो इंपॉर्टेंट है, नया है, आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित हैं, वो किस वर्ग के अंतर्गत शामिल हैं? तो वो किसमें शामिल हैं फ्रेंड्स? अंडर क्लास में। किसमें? अंडर क्लास में शामिल होते हैं। अगला है कि जाति आधारित अस्थिरीकरण होता है। तो जातियां जो हैं वो क्या है? प्रदत्त होती हैं। ये जो अर्जित नहीं है ना, खुला है, क्योंकि जात की एक विशेषता होती है, यह प्रदत्त होती है। जातियां जो है ये प्रदत्त होती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत, पीजीटी में भी पूछा गया कई बार। अर्जित क्या होता है? जैसे अभी आप जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप जो है बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी में प्रवक्ता बन गए, तो ये क्या है? आपकी अर्जित परिस्थिति है। लेकिन प्रदत्त क्या है? जाति है आपका, ये सब चीजें हैं, ये प्रदत्त है। माता पिता हो गए, ये सब प्रदत्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पत्रिका जर्नल है, तो वो कौन है? बी, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ये क्या है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक एक पत्रिका है, जो है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक धार्मिक संगठनों के प्रकार हैं और उनकी परिभाषा है, ठीक है। तो संप्रदाय, चर्च, पंथ और ये जो शाखा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नेट में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? ए का 4 यानी संप्रदाय। संप्रदाय किससे रिलेटेड है? ऐसे लोगों का छोटा समूह जो व्यक्तिगत धार्मिक अनुभवों के बिना अपने आपको अधिक स्थापित धर्म का सच्चा मानने वाला समझता है और इससे अलग हुए समूह में स्वेच्छा से शामिल होता है। तो ए का 4 हो जाएगा। बी का 3 यानी चर्च। चर्च में क्या है कि धर्मोन्मुखी लोगों का एक बड़ा समूह जिसमें सदस्य सोच समझ कर शामिल होने की बजाय जन्म लेते हैं। तो बी का आपका 3 हो जाएगा। सी जो पंथ है यानी कल्ट, उसमें क्या है? सी में, सी का आपका हो जाएगा 1 यानी एक लघु, नया और विशिष्ट समूह जिसकी धार्मिक परंपरा किसी स्थापित धार्मिक अनुभव से कभी भी जुड़ा नहीं रहा है। तो ये जो है पंथ आपका हो जाएगा। और शाखा यानी डिनामिनेशन, ये क्या है? डी वाला। तो डी का हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि जो है एक, डी का आपका सेकंड हो जाएगा। एक धार्मिक समूह जो अन्य धार्मिक निकायों के प्रति सहिष्णुता और स्वीकार की सामान्य भावना प्रदर्शित करता है। तो जो शाखा होती है वो क्या होती है? एक धार्मिक समूह जो अन्य धार्मिक निकायों के प्रति सहिष्णुता और स्वीकार की सामान्य भावना प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जनजाति है उनके जो है निवास स्थान है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हमने जो पढ़ाया हुआ था, एक क्विज वहां पे करवाई थी ऐसे ही। तो उसमें बताया था कि गोंड है, उराव है, भुटिया है, अंगामी नागा है। तो गोंड का क्या होगा? गोंड का हो जाएगा 3 यानी गोंड में जो है ये धुमकुरिया इसको कहा जाते हैं, ठीक है। धुमकुरिया ए का 3 हो जाएगा। गोंड में आपका गोटुल, गोंड में गोटुल हो जाएगा। और उराव का क्या हो जाएगा? बी का सेकंड, उराव धुमकुरिया। और सी का भुटिया, भुटिया में क्या है? रंगबंग, भुटिया में रंगबंग। और अंगामी नागा में क्या है फ्रेंड्स? डी का 1 यानी किचकी। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया, जो है गोंड में गोटुल, और जो है उराव का आपका हो गया ये घुमकुरिया, और भुटिया का रंगबंग, और अंगामी नागा किचकी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही कथन का चयन करना है। इसमें जो है क्या होगा? ए, बी, सी और डी, यानी ये ए, बी, सी और डी करेक्ट हो जाएगा सही कथन में। लेकिन जो ई वाला है वो सही नहीं है। तो ई वाले में क्या सही नहीं है? गुणात्मक उपागम, उत्तर प्रत्यक्षवाद, वैश्विक दृष्टिकोण, परीक्षा की प्रयोगपरक कार्य जो नीति है, अभिवृत्ति के परीक्षण पूर्व और परीक्षण पश्चात मापन। तो ये नहीं सही होगा। बाकी ए, बी, सी, डी, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।
यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि अनुभवजन्य शोधार्थियों के लिए एक प्रमुख समस्या सिद्धांत और पर्यवेक्षण के बीच संबंध है, जिसे संगतता के नियमों के रूप में संदर्भित किया जाता है। और समाजशास्त्र में पर्यवेक्षण के अवधारणाकरण तक और पुनः लौटने तक के मार्ग के लिए तरीके की निकष्ट जांच आवश्यक है, जिसमें हमारे पर्यवेक्षणों को संगठित एवं वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही डेटा को संगठित करने के लिए परिचालनीकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड दोनों बातें सही है, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड है, दोनों चीजें सही है। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें आर कोहेन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। तो डायस्पोरा है आपके एनटीएनएट के सिलेबस में, तो वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए बी सी डी और ई इसमें सभी चीजें हो जाएंगी, यानी श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारिक डायस्पोरा, साम्राज्यिक और सांस्कृतिक। तो ए बी सी डी ई यानी समस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिद्धांत हैं और उनके तात्पर्य, तो घटना क्रियावाद, निगमनवाद, आगमनवाद और निर्मितवाद। तो ए का हो जाएगा आपका 4 घटना क्रियावाद, यानी मात्र परिघटनाएं और इसलिए इंद्रियों द्वारा परिपुष्ट ज्ञान को ज्ञान माना जा सकता है। और निगमनवाद क्या कहता है, निगमनवाद जो है बी का हो जाएगा आपका 3rd, यानी सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी प्राकल्पना का सृजन करता है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। तो ये निगमनवाद कहता है। और सी का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 1 आगमनवाद, नियमों के आधार प्रदान करने वाले तथ्यों को एकत्र कर ज्ञान तक पहुंचा जाता है इसमें आगमनवाद पे। और निर्मितवाद क्या है, ये आपका हो जाएगा डी का 2nd, यानी जो है कहता है, ये क्या कहता है कि सामाजिक परिघटनाएं जो हैं उनके अर्थ लगातार सामाजिक कारकों द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 3rd हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों के आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली सांस्कृतिक परिघटना है। तो वो क्या है, सांस्कृतिक संकर, इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो सांस्कृतिक संकर हाइब्रिड यानी जो स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली सांस्कृतिक परिघटना है। तो उनको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक जो है संकर, यानी कल्चरल हाइब्रिड्स, कल्चरल हाइब्रिड्स कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3rd हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुछ विकासशील देशों ने तेज गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ कर दी है। तो कुछ विकासशील देशों ने क्या किया है, तेज गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ कर दी है और उन्हें नए औद्योगिकरणशील देश कहा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजें सही हैं, दोनों कथन क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तंजौर गांव के बदलते स्तरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है, आंद्रे बेत्ते ने कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक लिखी थी ना तंजौर गांव के अध्ययन के दौरान। तो उसमें क्या बताया था, परिवर्तन अवलोकित किए, तो जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और शक्ति व्यवस्था। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, तंजौर विलेज का अध्ययन किया था। अगला है इसमें कि इनमें से किसने केरल के नायर के लोगों पर अध्ययन किया है। तो किसने किया है, कैथलीन गप महोदय ने किया है। किसने, कैथलीन गप। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है। तो कौन है जो विचलन को प्रभावित करता है, तो ये करता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है किसी का, वो विचलन को प्रभावित करता है। कोई जैसे मान लीजिए वैसा व्यक्तित्व है, और आप कहा नहीं गया है कि समाजीकरण जो होता है, वैसे ही अगर कहा जाता है ना कि जो जैसा रहता है उसके साथ में, अच्छे लोगों के साथ में लोग रहते हैं, और जो है अगर कोई चीज मान लीजिए किसी का आदत विचार नहीं सही है और आप उसके व्यक्तित्व के साथ में जुड़ रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपके भी धीरे धीरे असर होने लगता है उसी चीज का। तो इसीलिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है, तो किसी का व्यक्तित्व जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें एक पूछा गया है कि फंतासी शहर एक ऐसे शहर का प्रकार है जिसमें विशेषकर उपभोग और अवकाश पर्यटन के लिए प्रदर्शन लगाने पर अधिक बल दिया जाता है। ए सिटी बड़े नगरों के भीतरी नगरों पर अवस्थित होते हैं। मेगा सिटी ऐसे नगर होते हैं जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक होती है। और मेगापोलिस अत्यंत आबादी वाले नगरों का समूह जिनका फैलाव व्यापक क्षेत्र में होता है।
और मेट्रोपोलिस एक बड़ा सशक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रभावी शहरी क्षेत्र है जिसमें एक केंद्रीय नगर होता है और चारों ओर इसके उपनगर फैले होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, सी और ई, यानी ए सही है आपका। उसके बाद में इसमें जो सी वाला है, मेगा सिटी ऐसे नगर हैं जिनकी आबादी क्या होती है, 10 मिलियन से अधिक होती है। और ई यानी मेट्रोपोलिस एक बड़ा सशक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रभावी शहरी क्षेत्र है जिसमें एक केंद्रीय नगर होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, उपनगर होते हैं। तो ए, सी और ई, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है। तो अपने निजी लाभ के लिए जो सार्वजनिक पद का उपयोग करते हुए जो लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारत में बहुत है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। विचारक हैं और उनकी अवधारणाएं हैं। तो अगस्त कॉम्ट ए का सेकंड यानी जो है विकास, बौद्धिक विकास का स्तर, और इमाइल दुर्खीम ये हो जाएंगे बी का 1, आकार एवं घनत्व। तो अभी कल मैंने क्विज में बताया भी था आपको, जनसंख्या के घनत्व से संबंधित ये बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ये किससे रिलेटेड है, सी का 4, आर्थिक प्रभाव, और स्पेंसर उद्विकास एवं जटिलता, ये भी क्विज के द्वारा मैंने कल इसको सॉल्व कराया था। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक इटालियन द्वारा रोम में उपयोग किया जाने वाला पनीर टिक्का और एक भारतीय द्वारा वाराणसी में उपयोग किए जाने वाला पिज्जा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो आहार का वैश्वीकरण, वस्तुओं का वैश्वीकरण, संस्कृत का वैश्वीकरण, तो इसमें तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी ग्लोबलाइजेशन है तभी ये है, यानी इटालियन द्वारा जो रोम में उपयोग किया जा रहा है पनीर टिक्का और भारतीय द्वारा वाराणसी में, तो ये क्या है, वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव है। तो उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे विचारक हैं, उनकी अवधारणाएं, पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें इस नेट वाले पेपर में देखिए पूछी गई है, यानी पुस्तकें वगैरह देखिए याद होना बहुत जरूरी रहता है, तुरंत क्वेश्चन सही हो जाता है। तो जॉर्ज सीमेल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। तो मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ पुस्तक लिखी है जॉर्ज सीमेल ने। बी का हो जाएगा फोर्थ, लुइस विर्थ नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में। मैनुअल कैस्टल सी का 1, नेटवर्क सोसाइटी इन्होंने दिया हुआ है। और टॉनीज जेमन साफ्ट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय है। तो जो सापेक्ष निर्धनता होती है, दो प्रकार की निर्धनता होती है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। तो सापेक्ष निर्धनता का क्या अभिप्राय है, यानी संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना। तो जो संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। और जबकि जो निरपेक्ष वाली निर्धनता होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अपने जो जीवन जीने के जो साधन है, यानी जो रोटी कपड़ा मकान है, अगर उन्हीं की ही पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो निरपेक्ष निर्धनता कहलाती है। यानी गरीबी, यानी दवाएं वगैरह अगर वो अपने लिए नहीं कर पाते हैं तो वो जो है निरपेक्ष निर्धनता है। लेकिन जो सापेक्ष होती है, क्या होती है, संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में देख करके वही जो होता है नहीं, सापेक्षिक वंचना महसूस करना, तो कुछ लोगों का वंचित रहना। क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या, एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी भी है, और उसके बाद में उसके जो है विभिन्न प्रकार के आकांक्षाएं हैं, और आकांक्षाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वंचित रहता है उससे। तो आप ऑप्शन जो है 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का उपयोग किया है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का। तो कॉन्ट ने भी किया है, मार्क्स ने भी किया है, लेविस मॉर्गन ने भी किया है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि उपनगरीय समूहन का अभिप्राय है। तो जो उपनगरीय समूहन का अभिप्राय किससे है, क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का जो एक समूह होता है उसे उपनगरीय समूहन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें फ्रेंड्स की दर्शकीय उपभोग की अवधारणा क्या दर्शाती है। तो जो दर्शकीय उपभोग है, ये जो अवधारणा है ये क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है कि लोग दूसरे व्यक्ति को यह दिखाना चाहते हैं कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि हर व्यक्ति क्या करता है,
जो कार्य है वो कम करता है लेकिन दिखाता दूसरे को ज्यादा है, ठीक है। तो लोग दूसरे व्यक्ति को यह दिखाना चाहते हैं कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया। तो बहुत बार ये तो आया हुआ क्वेश्चन है पैरेटो जी का, ठीक है, तो विल्फ्रेड पैरेटो। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हायर पीजीटी एनटीए नेट में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात इन्होंने की है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। लुईस विर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैयक्तिक बनाने में निम्नलिखित चर महत्वपूर्ण हैं। तो वो कौन से हैं? इसमें सी, डी और ई। तो इसमें पीजीटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ध्यान रखिएगा। सी यानी आकार, डी घनत्व और ई यानी विषमता। तो जो है लुईस विर्थ के अनुसार जो शहरी जीवन को अवैयक्तिक बनाने में निम्नलिखित चर महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है? आकार है, घनत्व है और उसकी विषमता है। तो जो है ये ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे पैसेज दिया गया है। पैसेज मैंने बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में उसी में से ही हमें आंसर देना रहता है। तो आप पैसेज इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे आंसर एक बार बता दे रही हूँ कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किन पर आदिम मानव का अधिकार व्यक्तिगत निजी संपत्ति के रूप में होता है। तो देखिए इस प्रकार से जब होता है तो यहाँ पे दोनों हो जाते हैं। तो ए भी बहुत आसान टाइप में रहता है पैसेज, और इससे पैसेज से क्या होता है कि मेरिट बहुत अच्छी बन जाती है अब लोगों की। हाव हाउस यहाँ पे देखिए वही पैसेज है, उसी पैसेज से 5 जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। संपत्ति को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझा जाए तो हाव हाउस रिलेटेड है, तो हाव हाउस ही होंगे इसमें। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उसी पैसेज से कि आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन क्या है। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें अपने आप देखिए स्वामित्व जो है ना, सामुदायिक स्वामित्व यहाँ पे होगा। ये समुदाय का देखिए अधिकार हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी रहती हैं। तो जब आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी में से ये क्वेश्चन ये पूछा गया, तुरंत हो जाता है। अभी हम इसको पूरा अगर पढ़ेंगे पांचों तो बहुत समय लगेगा फ्रेंड्स, और इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफी लंबी क्विज हो गई है ये पूरी पेपर जो है। अगला है इसमें कि पशुपालनकर्ताओं के लिए क्या है। तो भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व तो हो सकता है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। आप लोग अभी मैच कर लीजिएगा। अभी कुछ लोगों का फोन भी आया था कि ये पेपर वो लोग मैच नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग भी अपना मैच कर लेंगे, क्योंकि ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए इसका होगा अधिक विकसित कृषि समाज में क्या होता है? निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। तो जो अधिक विकसित कृषि समाज होता है उसमें निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक और पैसेज आया हुआ है, यानी दो पैसेज आए हैं और 10 क्वेश्चन पूरे आए हुए हैं। तो ये गुरनाल मेडल से संबंधित है। गुरनाल मेडल जो है ये विकास के मॉडल से संबंधित है। तो वहां से रिलेटेड ये उनकी पूरी चीजें बताई गई हैं और उसी में से उनके 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो बहुत आसान रहता है, क्वेश्चन तुरंत सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक दक्षिण एशियाई देशों के विकास के लिए मेडल द्वारा वर्णित नहीं किया गया। तो नहीं किया गया यानी नीतियां, संस्थाएं, निर्गम और आय, लेकिन पर्यावरण नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसमें कि विकास के सार्वभौमिक विकासात्मक अवस्थाओं के निर्माण होने में निम्न शामिल हो सकता है। तो उपरोक्त दोनों, यानी उद्देश्य मूलक वैचारिकी और रूढ़िवादी, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, ठीक है। गुरनाल मेडल जी ने बताया हुआ है। चलिए अगले अगले को देखेंगे इसमें कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें दोनों दोनों लगभग हो जा रहे हैं, यानी तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से इस बार का पेपर काफी इजी था कुल मिला करके। सभी लोगों के जो फीडबैक आए हैं 70-72 प्रश्न आराम से लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरिट वगैरह क्या जाती है, लेकिन पेपर अच्छा आया हुआ है। कुछ ही प्रश्न है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं तो 70-72-73 तक आसानी से इसको किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कोई ये पैसेज वगैरह बहुत आसान है। मिडल के अनुसार यह भी, मिडल के अनुसार और यह और भी आसान है। तो क्या है? त्रियु ढंग से बड़े परिवर्तन करना। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि मिडल के सामाजिक परिवर्तन और विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो संचयी परिवर्तन, चक्रीय कारण, दोनों पर है। तो ये देखिए 3-4 तो ऐसे ही इसमें हो गए, दोनों दोनों करके, यानी बहुत करेक्ट। तो उपरोक्त दोनों हो गए इसमें। और फ्रेंड्स ये जो आपका एनटीए नेट का जो पेपर था अक्टूबर वाला 2022 का, ये यहीं पे आज समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।